हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में क्लास 5 में वाटिका में मेरी शिक्षा। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों को भी देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए किड्स प्लेयर पे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सैरी के साथ। मैं हूँ सैरी। सबसे पहले हम पाठ की रीडिंग करेंगे बच्चों, यानी पाठ का पठन करेंगे। फिर हम प्रश्न उत्तर पे देखेंगे। तो पाठ खोल लीजिएगा और मेरे साथ साथ रीडिंग करिएगा। इससे आपका रीडिंग करने का जो तरीका है वो सुधरेगा और आप जल्दी जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। चलो पढ़ते हैं। 5वें या छठे बरस में मेरा अक्षरारंभ कराया गया था। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाई बांटी गई। हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। एक मैं और दूसरे 2 अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई। यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे। वे हमारे लीडर थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चचा, जो मेरे भी चचा थे, बहुत मजाक पसंद थे। वह मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वह घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी बहुत खेलते थे। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए, विचित्र आदमी थे। उनकी उनका बहुत सी बातों पर दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वह एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। चचा तरह तरह की बातें मौलवी को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वह भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, जानते या कर सकते हैं। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। बलदेव चचा उन्हें शतरंज खिलाते, पर वे कभी न जीतते। हम बच्चे इस मजाक को कौतूहल से सुनते। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पति की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। जब गिनती सिखाते थे, खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्त पोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले का पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता था। जो जितना जल्दी याद कर लेता, उसको उतना ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता। हम अपना हाथ मुंह धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंच जाते। प्राय आधा घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबको सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते, किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी होती। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। शाम को जल्दी नींद आती। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते ना देख लें, नहीं तो मार पड़ती। छुट्टी जल्दी के 2 उपाय थे। खेल कूद में जमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। जमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और छुपाकर उसे दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्द बुझने पर आ जाता। मौलवी साहब
दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला, और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में हुआ था। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह कुशल वक्ता, प्रशासक एवं साहित्यानुरागी थे। इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई थी। अब इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। बेखौफ निडर होता है। अक्षरा आरंभ लिखने की शुरुआत। सबक सीख पाठ। बिस्मिल्लाह यानी कि शुभारंभ। दरखत दरख्त पेड़। सुपुर्द सौंपना, जिम्मेदारी में देना। प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं। तो पहला बोध प्रश्न है, उत्तर लिखिए। का है बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरा आरंभ किसने कराया था? उत्तर लिखेंगे। बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। उनके साथ कौन कौन पढ़ता था? उत्तर लिखेंगे। उनके साथ कुटुंब के ही दो चचेरे भाई पढ़ते थे। पहले मौलवी साहब व दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? उत्तर लिखेंगे। पहले मौलवी साहब कुछ न जानते हुए भी सब कुछ जानने व का दावा करते थे, जबकि दूसरे मौलवी साहब गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। वे सही अर्थ में शिक्षक थे। कहा है देर तक ना पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे? अभी पढ़ा था हमने। देर तक ना पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई दिए में रेत की पोटली डालकर तेल समाप्त कर देते थे। मजबूर होकर मौलवी साहब किताब बंद करने का हुक्म देते थे। दूसरा प्रश्न है, सोच विचार बताइए। दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया कि वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे? तो इसका उत्तर है, दूसरे वाले मौलवी साहब फिजूल की बातें नहीं करते थे। उनका ध्यान केवल पढ़ाई पर ही रहता था, इसलिए वे अच्छा पढ़ाते थे। तीसरा है भाषा के रंग। नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके शब्द दिए गए हैं। इनको हम उत्तर देखेंगे इसका सही क्रम में। तो सही क्रम होगा इसका, वे एक कोठरी में रहा करते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। प्रायः आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी। मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। तो इस तरह ये चारों इसके सही उत्तर होंगे। ठीक है, इस तरह हम वाक्यों को सही करके लिख लेंगे। हा है भाषा के रंग का छोटे बड़े इधर उधर यहाँ विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी है। इस प्रकार के जोड़ों के शब्दों को पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। उत्तर लिखेंगे खेलने कूदने, खेल और कूद। गा है धीरे धीरे तरह तरह, यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। इस प्रकार के 5 शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो लिखेंगे कर कर, छल छल, कंकड़ कंकड़, युग युग, पिघल पिघल। ठीक है। गा घा है बेखौफ शब्द में बे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है। यह उपसर्ग शब्द में जुड़कर इसका अर्थ उल्टा कर देता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ निर्भय हो जाता है। इसी प्रकार इन शब्दों के अर्थ लिखिए। बेदाग, बेकसूर, बेघर, बेवजह, बेहिसाब, बेमिसाल। तो देखेंगे उत्तर को। उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो बेदाग यानी दाग विहीन होता है। बेकसूर निर्दोष होता है। बेघर जिसके कोई घर ना हो। बेवजह जिसकी कोई वजह ना हो।
बेहिसाब जिसका कोई हिसाब ना हो, बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल ना हो। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। आगे चलते हैं। तुम्हारी कलम से चौथा प्रश्न है, आपका अक्षरारंभ किस उम्र में और कैसे हुआ? यानी कि आपकी पढ़ाई कब स्टार्ट हुई और आपने कब लिखना स्टार्ट किया, शुरू किया, वो आपको यहाँ लिखना है। तो अपना उत्तर स्वयं लिखेंगे। आप अपने स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ते व सीखते हैं? तो इसका उत्तर भी आप खुद ही लिखेंगे। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जैसे कि आप हिंदी पढ़ते हैं, सामाजिक विषय पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, पर्यावरण पढ़ते हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो, जो आपका फेवरेट विषय हो, आपको गणित अच्छा लगता है, हिंदी अच्छी लगती है, अंग्रेजी अच्छी लगती है, सामाजिक विषय अच्छा लगता है, या पर्यावरण अध्ययन अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अब करने की बारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनकी आत्मकथा पढ़िए। प्यारे बच्चों, उनकी आत्मकथा पढ़ने के लिए आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी होगी, क्योंकि मेरी शिक्षा में उन्होंने अपने आत्मकथा को ही लिखा है। ठीक है, कहा है, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह प्रसिद्ध वाक्य भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति का है। पता कीजिए वो कौन थे? तो प्यारे बच्चों, मुझे तो इसका आंसर पता है। इसका उत्तर है, यह कथन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आगे पढ़ेंगे। मेरे दो प्रश्न, पाठ के आधार पर दो सवाल बनाइए। तो दो सवाल मैंने पहला बनाया है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए बालक राजेंद्र प्रसाद को कहाँ जाना पड़ा? दूसरा प्रश्न है, बालक राजेंद्र प्रसाद के चचेरे भाई का क्या नाम था? आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, इस कहानी से मैंने सीखा, मैं करूंगी या मैं करूंगा? उत्तर है, सादा जीवन उच्च विचार जैसे व्यक्तित्व को हमें अभी अपनाना चाहिए, तो हमने इससे सीखा है। मैं करूंगी या मैं करूंगा? उत्तर है, हमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बनूंगी या बनूंगा। ठीक है, आपका उत्तर अलग भी हो सकता है, आपका ये भी उत्तर हो सकता है, आपको जैसे चाहे आप पर निर्भर करता है। तो यह भी जानिए, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं एवं अनुभवों को स्वयं की ईमानदारी से लिखता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा यानी अपने बारे में लिखी हुई कथा। क्या आपको भी अपने बचपन में घटी घटनाएं याद हैं? तो आप भी शुरू कर सकते हैं अपनी आत्मकथा लिखना। अपने बचपन की घटनाओं को याद कीजिए और लिखिए। तो वीडियो खत्म होता है। बाय बाय।